सुप्रभात प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का जो पाठ करेंगे, ठीक है, यह एक कविता है और कविता का नाम आपको ना अटपटा सा लगेगा, ठीक है। चंद्र गहना से लौटती बेर। कौन सा पाठ करेंगे? चंद्र गहना से लौटती बेर। ये एक कविता है और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। पुस्तक और पेंसिल साथ में रखनी है, ठीक है बच्चे। हम इस पाठ की समरी आज करेंगे कि और जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उनका कवि परिचय थोड़ा सा करेंगे। वैसे ये पाठ आपके सिलेबस से, ठीक है बच्चे, डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। इसके एमसीक्यू भी करेंगे। ये पाठ की समरी से आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। पढ़ना शुरू करें। कविता का नाम क्या है? चंद्र गहना से लौटती बेर। और कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। वेरी गुड। देखिए, अब केदारनाथ अग्रवाल जी का संक्षेप में जीवन परिचय सुनिए। केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। छात्रों, इसको रेखांकित कर लीजिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद को अब क्या बोलते हैं? प्रयागराज से उनका गहरा संबंध रहा है। उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा में पूरी की। छात्रों, इसको भी आपको याद रखना है। इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पर पूरी की? इलाहाबाद और आगरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी में, अध्ययन मीन्स पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत कर दी। जब वो पढ़ते थे, जब भी उनको कविता लिखने का चाव था और उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। उनकी लेखनी में जो जहाँ पर होता है, मान लीजिए आप कुरुक्षेत्र में रहते हैं और आप जहाँ के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ का माहौल देखते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में वहीं का ध्यान आता है, ठीक है बच्चे। वह पेशे से एक वकील थे। उनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा बोले बोल, अनमोल, आत्मगंध आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां मीन्स रचनाएं हैं। उन्हें सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। छात्रों, इसको भी याद रखना है। उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, नंबर 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंबर 3 हिंदी संस्थान पुरस्कार जैसे बड़े पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। प्रगतिवादी धारा के कवियों में जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इन वादों में ये किस प्रकार के कवि रहे? प्रगतिवादी धारा के, प्रगति मीन्स प्रगति की ओर ले जाने वाले कवियों में उन्हें प्रमुख माना जाता है। उनकी कविताओं में जन सामान्य का संघर्ष, ज़्यादातर इनकी कविताओं में क्या है? मनुष्य के संघर्ष के बारे में और प्रकृति के सौंदर्य के बारे में इन्होंने लिखा है। ये दोनों पर इनका बड़ा जोर था, जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति का सौंदर्य। उन्होंने अपनी कविता की भाषा को अत्यंत सरल रखा है। सरल रखने का अर्थ छात्रों क्या है कि जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है बेटा, वो भी उनको आसानी से पढ़ सकती है और वो भी उनके बारे में जान सकती है। अब हम इसकी जो समरी है, जो सार है, जो व्याख्या है, उसको देखेंगे। सुनना है आपको। प्रस्तुत कविता में, जो ये कविता है, इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने
गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का, गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। मनोहर क्या होता है बेटा? मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। जैसे हरे भरे खेत, ठीक है। सबसे पहला क्या है? हरे भरे खेत। कहा जाता है कि जो कवि हैं, एक बार चंद्रगहना, जो पाठ का नाम आया ना, चंद्रगहना से लौटती वीर, कि एक बार कवि चंद्रगहना गांव से आ रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि खेत हैं, खलिहान थे। वे उसी खेत में आकर बैठ जाते हैं और प्रकृति का सुंदर चित्रण उन्होंने उसी गांव का किया है, ठीक है। चंद्रगहना ये गांव का नाम है। लौटती बेर का अर्थ है कि वो उस समय आ रहे थे। लौटती मीन्स लौटना, बेर मीन्स समय। चंद्रगहना से वो लौटकर आ रहे थे। जब उस गांव की सुंदरता को देखा तो उनका मन उसको देखने के लिए ललायित हो गया और वो वहीं पर बैठ गए और उन्होंने ये कविता लिख डाली। ठीक है बच्चे, देखिए अब हरे भरे खेत, बगीचे या फिर नदी का किनारा सभी कवि की इस रचना में जीवित होते हैं। जिस समय यह कविता केदारनाथ जी ने लिखी थी, वह नगर में रहते थे और किसी कार्यवश मीन्स कारण से वे चंद्रगहना नामक गांव में आए थे। जैसे पाठ है, लौटते वक्त खेत के पास बैठकर वो प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की रचना करने लगे। वो वहीं पर बैठ गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अपनी कल्पना में ख्यालों में खोकर वे खेतों में उगने वाली सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं। मानवीय मीन्स मनुष्य का रूप। और उनकी विशेषता बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि वो क्यों सुंदर लग रही हैं, जो फसलें हैं वो क्यों सुंदर लग रही हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी कविता में नदी के तट पर भोजन ढूंढ रहे बगुले वाइट कलर के जो होते हैं पक्षी, वो साथ साथ उन पक्षी का भी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं जो नदी में गोता लगाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है छात्रों, उनके जाने का समय हो जाता है, फिर वो जाने की तैयारी करते थे। सब कुछ उन्होंने देख लिया, उनकी ट्रेन आने वाली होती है। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि उन्हें इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर फिर से शहर में जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां रहने वाले लोग स्वार्थी हैं, पैसे के लालची हैं, जिन्होंने गांव की सुंदरता को कभी देखा ही नहीं है। वो क्या कहना चाहते हैं कवि कि लोग तो लालच के कारण गांव को छोड़कर शहरों में चले गए हैं और एक मैं प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा हूँ और मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कभी ना जाऊं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि अपनी कविता के द्वारा अपने मन की बात कहने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। ठीक है, प्रस्तुत जो कविता में है, कवि का प्रकृति के प्रति जो मैंने कहा है आपको, गहरा अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग मीन्स प्रेम। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा था। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उसका प्राकृतिक प्रवेश सहज आकर्षित कर लेता है। जो भी सुंदरता होती है छात्रों, चाहे वो इंसान की सुंदरता है, खेतों की सुंदरता है, खाने की सुंदरता है, तो उसकी तरफ मनुष्य का लालायित होना संभाविक है। इस कविता में कवि को सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति होती है, जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच ही अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एक एकता व्यक्त हुई है। ठीक है छात्रों, ये जो पाठ था, ये इसकी समरी इतनी थी, क्योंकि जो कवि वर्णन कर रहा है, देखिए, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह छोटा ठिगना चना, बांधे मुरठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ा बांध।
इसमें कवि ने एक इस जो पद्यांश है इसमें चने का वर्णन किया हुआ है कि चना का जो पौधा होता है कितना छोटा होता है और छोटे गुलाबी उसके फूल होते हैं। वह सज कर खड़ा हुआ है और अलसी अलसी इन्होंने युवती को भी बोल दिया है, वैसे अलसी पौधा ही है। अलसी को हटेली कहा गया है और उसकी देह पतली है, कमर लचीली है और नीले फूल सिर पर चढ़ाकर बैठी हुई है। कह रही है, कवि कहते हैं कि वो क्या कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसको अपना हृदय दान दे दूंगी, मीन्स मैं उसको अपना पति चुन लूंगी। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सियानी, सियानी मीन्स समझदार। अब कवि जब उस खेत में बैठे हुए हैं, कल्पना में उन्होंने सब कुछ कह रही हैं, सरसों को देखा है, किसको, चने को देखा है, अलसी को देखा है और उनकी तुलना वो मानवीय उससे कर रही हैं। इसलिए छात्रों यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, मानवीयकरण अलंकार का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है छात्रों, इस पाठ की समरी इतनी ही थी जो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ इस पाठ की समरी को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और जो MCQ की PDF जाएगी बेटा, वो MCQ आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ठीक है, ओके। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपकी इस पाठ की समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगले कालांश में नए प्रकरण के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।